हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी और पहला चैप्टर ही हम लोग देख रहे हैं संसाधन और विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके विषय की हम लोग आपका बात कर रहे थे। तो कल हमने रिसोर्सेज की एक छोटी सी प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया था कि रिसोर्सेज होते क्या है। तो रिसोर्सेज में कुछ हम लोगों ने उनके ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज के आधार पर हमने देखा और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी हमने देखा। तो उसमें हमने कुछ टाइप देखे थे और मैंने कहा था ये जो प्रकार हैं, इन प्रकारों को आप थोड़ा सा अच्छे से गौर करके देखिए। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। तो ये सारे बेसिस मैंने ऐसे बताए थे, जो क्या हो आपका उसके आधार पर हम लोग उनको डिवाइड करते हैं, हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इनको बहुत अच्छे से आई होप देखा होगा, आपने करा होगा और समझा भी होगा। थोड़ा सा अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं और एक एक करके और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आती हैं, उनको मैं आपका अच्छे से इसमें देख लूं। ठीक, तो आज सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसमें बढ़ूंगा और मैं देखना चाहूंगा कि विकास का, संसाधनों का विकास। ठीक, कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को कैसे डेवलपमेंट करते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, क्या ये आपकी सारी चीजें हैं, इन पर हम आपका बेसिकली गौर करके एक एक करके इन सारी चीजों को, इन सारे जो हमारे पहलू हैं उनको देखने का, उनको समझने का और उनको जानने का प्रयास हम लोग करें। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन करने के लिए अति आवश्यक है। किसके लिए? मनुष्य के जीवन यापन में क्या है? अति आवश्यक, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपका प्ले करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिसोर्सों पर आपका निर्भर है। उन रिसोर्सों को हम लोग, जो हमको नेचर से प्राप्त होते हैं, तो हम उनको कुछ आपका इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उनको फिल्टर करके रिसोर्सेज को हम लोग अपने यूटिलाइज के अनुसार उनको चेंज कर लेते हैं। क्लियर है? और जिस तरह भी, जिस नीड में, जिस फॉर्म में भी हमको चाहिए, हम वो रिसोर्सेज आपके यूज करते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमें ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, और कह रहे हैं कि हम अपने जीवन को क्वालिटी फुल बनाएं। उसके लिए हम इम्पोर्टेंस क्या रखते हैं कि जो हमारा प्राकृतिक है वो क्या है, संसाधन हमको नेचर से मिले हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं। परिमाण स्वरूप मानव का इसका अनाधुनिक उपयोग जिससे निम्नलिखित समस्याओं को पैदा कर रहा है। अब देखिए, हमें किसने दिए हैं? हमने ऐसा मान लिया है, हमने, हमको नेचर ने दिए हैं, लेकिन इस हमारे द्वारा ही, मानव द्वारा ही इसका जो अनाधुन, यानी कि गलत तरीके से जो हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, बिना सोचे समझे हम लोग इनको यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ी समस्या इन फ्यूचर हमारे सामने खड़ी हो रही है। क्लियर है? वो समस्या क्या है कि ये सारी चीजें क्यों खड़ी होंगी अगर हम इस तरह से अपने संसाधनों का, अपने रिसोर्सेस का अगर हम लोग इस तरह से प्रयोग करें। क्लियर है? ये हमको देखने वाली बात है, ये हमको समझने वाली जो है आपका बात है, और इसको गौर करेंगे और इसको गौर करके हम लोग जो है एक एक करके आपका इन सारी चीजों को देखने का प्रयास भी करेंगे। क्लियर है? चलिए इन्हें हम देखते चलें, आगे बढ़िए। पहला पॉइंट अगर मैं इस पर चलता हूं तो पहले पॉइंट की दृष्टि में अगर आप लोग देखेंगे तो इस पर दिखाई देगा कुछ व्यक्तियों में लालच व संसाधनों का हाथ, यानी कि कुछ लोग आपका गिल्टी हैं, लालची हैं, आपका ग्रीडी हैं। वो लोग क्या करते हैं कि अपने लालच के लिए ही बहुत ज्यादा जो आपका रिसोर्सेस हैं तो उनका प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे ओवर माइनिंग हो रही है, ओवर एक्सप्लोटेशन है आपका रिसोर्सेज का लेकर, हमारे बहुत सारे पेड़ ऐसे काटे जा रहे हैं बिना बात, जिनका आपका प्रयोग कोई आपका जरूरी नहीं है। उनका बहुत सारा इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा इसका जो आपका निगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर पड़ रहा है। चाहे आपका पर्यावरण में आपका पड़े, ह्यूमन इम्पैक्ट में पड़े, चाहे हमारे क्लाइमेट में पड़े, ये सारी चीजें हमको आपका दिखाई देंगी। ये सारी चीजें संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाएंगे, और इससे क्या होगा, आप मान लीजिए जो आपके रिसोर्सेज हैं वो समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए। ठीक, जिससे समाज दो हिस्सों में
संपन्न और संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ जाए। ऐसा ना हो जाए या ऐसा हो रहा है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज आपके दो लोगों के पास है, एक उनके पास है जो लोग क्या है अमीर है और एक क्या है गरीब है। आप जानते हैं जिनके पास पैसा अच्छा है, कैपिटल अच्छी है, उनके पास रिसोर्सेज की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, और जो लोग गरीब हैं उनके पास रिसोर्स कैपेबिलिटी बड़ी कम है। तो रिसोर्स कैपेबिलिटी बड़ी कम होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम जो है हमको फेस करने को पड़ रहे हैं। संसाधनों के अनाधुन शोषण और वैश्विक परिस्थिति में संकट पैदा हो गया है, जिससे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षरण, पर्यावरण प्रदूषण तथा भूमि निम्नीकरण आदि की समस्याएं भी हो रही हैं। कैसा हुआ है, अनाधुन हम लोग उनका शोषण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका जो ग्लोबलाइज आपका टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ओजोन परत जो आपका क्षरण है उसमें भी आपको दिखाई देगा कि किस तरह से बढ़ पा रहा है, और पर्यावरण में और भूमि के निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब है भूमि कैसे अनफर्टाइल हो रही है, इसके विषय में आप बहुत अच्छे से गौर करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि चीजें हो कैसे रही हैं। अगर आप इनको करके गौर करके समझोगे और जानने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कहाँ छुपी हैं, और रिसोर्सेज का जो हम लोग अनाधुन तरीके से प्रयोग कर रहे हैं उसी के बेसिस पर आपका छुपी हुई है। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए अभी तक जितना हमने देख लिया है, इसमें किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न है किसी बच्चे का, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न किसी बच्चे का भी? अब देखिए, मानव जीवन में गुणवत्ता और शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में सामंजस्य, न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं जो हमारा समाज है उसमें आपका क्वालिटी बनी रहे और आपका वर्ड्स पीसफुल रहे, तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमको अपने सोशल में इस तरह से जजमेंट के रूप में डिवाइड करना है ताकि वो कुछ ही व्यक्तियों के पास ना आए, कुछ ही देशों के पास ना रहे। आपका जिस तरह से वर्तमान दोहन यानी कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उन सारी चीजों से क्या पड़ रही है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है वो खतरे में पड़ रही है। और आपको ये भी पता होगा कि जो नेचर है वो रिकवर भी सेल्फ करती है, उसे आप उनको रिकवर नहीं करा सकते, लेकिन आप रिकवरी में हेल्प जरूर कर सकते हो। क्लियर है? तो हम अगर अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, इससे बहुत सारे जो आपके खतरे हैं वो आपका लगातार क्या है इसमें बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हर तरह के जीवन के अस्तित्व बना है। अब देखिए, जीवन का जो अस्तित्व है वो आपका बना रहे, ये सारी चीजें होती रहे, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा आपका जरूरी हो गया है। ठीक, संसाधनों का उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। यानी कि कुल मिलाकर कहने वाली बात है कि अगर हम लोग किस तरह से रिसोर्सेज को यूज करें, इसके लिए भी हमारे पास एक आपका पॉलिसी होना बहुत ज्यादा आपका जरूरी है कि हम लोग आपका रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें, रिसोर्सेज का हम लोग कैसे प्रयोग करें। ठीक, सतत अस्तित्व सही अर्थों में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है कि हम लोग आपका सस्टेनेबल रूप से हम उनका सही यूटिलाइज करें, यही कह सकते हैं। यही क्या है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पार्ट है, सतत पोषणीय विकास है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, फिर हम लोग ये देखेंगे कि जिस तरह से लोगों ने अनाधुन तरीके से पर्यावरण का हास किया है, उसके लिए सरकार ने, या आप कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, विश्व संगठन पर कुछ आपके प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को, उन पहलों को, उन सम्मेलन को हम लोग आपके इस लेक्चर के अंतर्गत आपका देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे अच्छे से ध्यान दीजिए और इसमें जितना हमने पढ़ा है, कोई यहाँ तक आपकी क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, आप देख लीजिए। देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आप इस चैप्टर को बिल्कुल ये मत समझिए, इसको लाइट मत लीजिए। जो आप ये पढ़ रहे हैं, आने वाले किसी भी कंपटीशन में आप 2 वर्षों के बाद जब आप लोग 12वीं कर जाएंगे, ये सारी चीजें आपको फिर पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि एक बार इस तरह से पढ़ लीजिए ताकि आपको भविष्य में बस दोबारा हल्की सी समझ विकसित करने की जरूरत है और इस पर बार बार आपका समय ना लगे। एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए, इससे आपके आपकी परीक्षा के लिए भी
व्यक्तिगत रूप के लिए भी और भविष्य में कंपटीशन के लिए भी आपको तीनों चीजें आपके तैयार होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न पूछ लीजिए, नहीं तो उसके बाद बढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, सतत पोषणीय विकास की तरफ। देख लें एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को डाउट, कोई क्वेरी? देख लिया? आगे बढ़े? चलिए आगे देखते, थोड़ा सा बात करेंगे सतत आपका पोषणीय विकास। समझिए थोड़ा सा और ध्यान भी दीजिए आप, क्या है सतत पोषणीय विकास। देखिए, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य पीढ़ी के लिए आवश्यक की अवहेलना ना करे। ये तो होगी बुक की नॉलेज, तो बुक की पढ़िए आराम से, इसे एक बहुत सरल भाषा में समझते हैं। सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि हम इस तरह से संसाधनों का उपयोग करें जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, और हम इस तरह से अपने संसाधनों का उपयोग करें ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी उनको प्रयोग कर सकें या उनके सामने समस्या ना आए। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि इस तरह से हम लोग को अपने रिसोर्सेज को प्रयोग करना है जिससे हमारा एनवायरनमेंट इफेक्टेड ना हो और फ्यूचर आपके जनरेशन के लिए भी हम लोग उनके लिए रिसोर्सेज को सेव करके रखें। बस इसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए अपनी आप परीक्षा के लिए, चाहे आप इसको वन लाइनर में देख लीजिए, आप शॉर्ट क्वेश्चन में देखें, आप इसको ऑप्शनल में देखें, 101% ये आपको परीक्षा में मिलने वाला है। लिख लीजिए परिभाषा को, देख लें। इसके बाद हम लोग एक सम्मेलन देखेंगे, बड़ा विश्व प्रसिद्ध आपका सम्मेलन हुआ था और बहुत बड़ा डिमांड भी थी सम्मेलन की, और इसको ही हम लोग अच्छे से गौर करके भी हम लोग इसको पढ़ेंगे और आपका देखेंगे भी, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी हर परीक्षाओं में इसमें बन जाता है। तो आपकी परीक्षा में भी बन सकता है कि आप रियो डी जनेरो में आपका एक सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या कहा गया था, इसको आप 150 शब्दों में या कह सकता है 100 शब्दों में इसकी व्याख्या करो। तो शब्दों व्याख्या होगा, यानी कि 10 नंबर का भी हो सकता है, 5 का भी और 7 का भी। तो इसलिए हम लोग उनको सारे पर्पस को लेकर हम लोग चलेंगे ताकि कितने भी नंबर का आए हमसे छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? हमारी कोशिश क्या रहेगी, यही रहेगी। तो जो सम्मेलन है, सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो शहर है अगर आप इसको देखोगे और इसकी कंडीशन को पढ़ोगे तो ब्राजील का एक कोस्टल एरिया के बगल का ही आपका शहर है, ठीक है, रियो डी जनेरियो। क्लियर है? ये ब्राजील का शहर है। अब देखिए, कह रहे हैं जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। अगर पूछ ले कौन सा सम्मेलन हुआ था तो आपको पता होना चाहिए, ये प्रथम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। ऐसा था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। लेकिन किस नाम से अधिक फेमस है? रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से बहुत फेमस है। क्लियर है? तो कहीं कहीं आपको ये अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन नया मिले, अगर आपको रियो डी आपके जनेरियो आपका लिखा मिले तो समझ लीजिए ये अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन की पहले सम्मेलन की ही आपका बात की जा रही है। इस सम्मेलन के सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना था। बेसिकली किसके ऊपर हो रहा था कि जो भी हमारी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसको लेकर, पर्यावरण आपके संरक्षण को लेकर, सोशल इकोनॉमिकल आपका डेवलपमेंट कैसे हो, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको लेकर ही लगभग 100 से अधिक 105 समथिंग इसमें राष्ट्र आए थे
जिन लोगों ने क्या किया था, एक साथ उनके राष्ट्र अध्यक्षों ने बैठकर, क्लियर है, एक ऐसे पत्र पर चर्चा की, ऐसे सम्मेलन को निष्कर्ष पर पहुंचा कि हम क्या कर सकें, हम इस तरह से अपनी चीजों का, अपने रिसोर्सेज का दोहन करें या उनका एक्सप्लॉयटेशन कम करें, ताकि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। देखिए, जितनी भी हमको चीजें प्राप्त होती हैं, खाद्यान्न से लेकर हमारे सांस तक, ये सब हमारे पर्यावरण पर निर्भर करती है। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी ये बनती है कि हम अपने पर्यावरण को अच्छा रखें। देखिए, हेल्थ के बेसिस से तो रखना ही है, लेकिन एक हमारी नैतिक, आपका एथिकल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चीजों को बड़े अच्छे से रखें। तो इन सारे मुद्दों पर, इन सारी चीजों पर हम लोग एक एक करके जो आपकी बात करने वाले हैं, उन पर भी हम लोग आपका गौर करके इन सभी को देखेंगे। क्लियर है? इस सम्मेलन में एकत्र नेताओं ने भूमंडलीकृत जलवायु परिवर्तन, क्लियर है, जैविक विविधताओं का एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, और उन्होंने क्या किया कि हम बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगे, और जो आपका भूमंडलीकरण, आपकी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस पर भी हम लोग आपका अच्छे से बात करते चलेंगे। और इसके लिए एक हमने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसी को हम क्या कहते हैं, रियो सम्मेलन का भूमंडलीकृत वन सिद्धांत, फॉरेस्ट आपका प्रिंसिपल। क्लियर है? ठीक। और 21वीं शताब्दी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास को एजेंडा 21 ऐड किया। 21वीं सदी है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 21, और एजेंडा मतलब जिन चीजों को लेकर हम लोगों ने प्रतिज्ञाबद्ध हैं, हमने उनको क्या कहा, ये हमारा एजेंडा है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना था, इतना आपको देखना था। अब थोड़ा सा एजेंडा 21 के विषय में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले, बढ़ने से पहले, किसी को रियो डी जनेरियो के बारे में कुछ पूछना है, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में कुछ पूछना है, आप पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे। चलिए, अब बात करेंगे एजेंडा 21 की। देखिए, कह रहे कि एक क्या है, आपका घोषणा है, अनाउंस है। कब किया था? 1992 में। कहां पर हुआ? ब्राजील के एक शहर है आपका, रियो डी जनेरियो। और इसमें क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट कंजर्वेटिव का एक सम्मेलन हुआ था। ठीक, इसमें यह तय किया गया था, और कह रहे हैं राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति किया गया, और इसको जितने भी आपके देशों के लोग आए थे, उन्होंने इसको अप्रूवल दिया। क्या किया? इसको एक्सेप्ट किया। क्या लिखा? राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीकृत सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। और कह रहे हैं कि उसका उद्देश्य क्या है, भूमंडलीकृत जो आपका पोषणीय विकास है, उनको हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, परस्पर आवश्यकताओं एवं सम्मेलन जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण, अति गरीबी, रोग से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा आपका तैयार करे। स्थानीय का मतलब यहाँ आपका देश से, जो हमारे कंट्रीज हैं, उन देशों से ये है। क्लियर है? या आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो किस पर हम लोग बात कर रहे थे? पर्यावरण की जो आपकी क्षति हो रही है, उसको फोकस करना है, हमें पॉवर्टी को देखना है, और जितने भी आपके ऐसे रोग आ रहे हैं, असाध्य रोग, जैसे कि आपका कोविड हो गया, क्लियर हो गया, इबोला वायरस हो गया, और ना जाने एक कांगो वायरस भी चला था, तो वो लोग भी मान लीजिए, उन जैसी घातक बीमारियों से लड़ने के लिए एक पूरा विश्व एकजुट होकर काम करे, इसी को हमने रखा है एजेंडा 21। क्लियर है? देख लिया? इतना हम लोग इसमें देख चुके हैं।
थोड़ा सा आगे बढ़ने की बात करते हैं। देखिए, अब है संसाधनों का नियोजन। नियोजन का मतलब होता है रिसोर्सेज प्लानिंग। कैसे हम चलेंगे, क्या हमारे पास प्लानिंग होगी, इसको हमको देखना है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन का एक सर्वमान्य रणनीति है। यानी कि अगर हमको अपने रिसोर्स को सेव करना है तो एक यूनिवर्सल आपकी पॉलिसी है कि हम उनका प्रयोग कैसे करें, विवेकपूर्ण होकर, यानी कि बहुत दिमाग से करें। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता बहुत अधिक विविधता है, यहाँ पर भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ हर तरह के संसाधनों की प्रचुरता है। हमारे यहाँ क्या मिलेंगे, हर प्रकार का आपको रिसोर्सेज मिलेगा, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है और बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे पास आपका बहुत कम है, लेस देन है। तो कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है। यानी कि कुछ ऐसे स्टेट भी हमारे पास हैं जिनके पास उनके पास फुलफिल है उनकी बेसिक नीड के लिए आपका रिसोर्सेज, और किसी के पास तो कुछ रिसोर्सेज नहीं है, किसी के पास बहुत कम रिसोर्सेज है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधन की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। ऐसे हैं, आप देखेंगे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अगर आप देखते हो तो यहाँ खनिज और जो हमारा कोयला है उनके आपके प्रचुर जो भंडार है वो आपका देखने के लिए मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुरता मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन, सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत में है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अनेक ऐसे भागों को अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु जल, आधारभूत अवसंरचनाएं तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित समाधान का कैसा है, आवश्यकता है। क्लियर है? तो हमको क्या करना है, आपका नेशनल लेवल पर भी, प्रांत लेवल पर भी, क्षेत्र लेवल पर भी और लोकल एरिया पे भी हमको रिसोर्सेज की प्लानिंग को लेकर चलना है और उसको बैलेंस बनाकर रखना है कि जहां पर जिस चीज की प्रचुरता है और जहां पर जिस चीज की कमी है उन सबको आपस में हम लोग आपका मेंटेन कर पाए, ऐसी हमारी कोशिश जो है आपका रहनी चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी थी आज के इस लेक्चर में। आपको रिवीजन करना था, पढ़ना था, और एक बार पढ़ लीजिए। कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा। चलिए, अगर किसी कोई क्वेरी नहीं है, एक बार घर जाकर चैप्टर को पढ़िए। कोई डाउट, कोई क्वेरी बनते पूछ लीजिए। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।